हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जिसमें कि हम आज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी और इसको बनाने का रीज़न क्या रहा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हेन टू पार्टीज एग्री टू डू एन एक्ट विच इज़ लीगली एनफोर्सेबल और वी कैन से लीगली रिकॉग्नाइज्ड। तो लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब यही होता है कि जब दो पार्टीज एक एक्ट को करने के लिए एग्री करते हैं और वो एक्ट लीगली रिकॉग्नाइज होता है, उसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कॉमन लॉ से हमें अराइज हुआ था। कॉमन लॉ मीन्स कि इंग्लिश लॉ से हमें अराइज हुआ था। इंग्लिश लॉ क्या है, कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ का मतलब ये होता है कि जो अनकॉडिफाइड था और जो कि जजमेंट्स पे बेस्ड था, वो हमारा कॉमन लॉ है। तो उसके बेस पे हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बनाया गया। फिर उसके अंदर वेरियस अमेंडमेंट्स की गई, जिससे कि जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट थी। फिर उसके बाद हमारा जो प्रॉपर एक्ट था 1872 में वो इनेक्ट कर दिया गया, जिसके अंदर बेसिकली 266 सेक्शन हमारे गिवन थे, जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, जो कि हमारा एक तरीके से आप सुना भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट 1, जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा सेट आता है सेक्शन 76 टू लेकर सेक्शन 123 का, जो कि रिपील कर दिया गया था सोगा के द्वारा। सोगा मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको बोलते थे सेल्स ऑफ गुड्स। ये जो सेक्शन 76 टू 123 था, ये हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से डील करता था, जो कि रिपील हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड सेट आता है वो आता है सेक्शन 124 टू सेक्शन 238, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट 2 भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है सेक्शन 239 टू 266। लास्ट हमारा फोर्थ सेट 239 टू 266, ये भी हमारा रिपील्ड हो चुका है, जिसको बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ये रिपील हो चुका है। तो बेसिकली जो एक्टिव है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो है सेक्शन 1 टू 75 और सेक्शन 124 टू 238, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बेसिकली स्टार्टिंग मैंने आपको इसकी बता दी। अब बात करते हैं हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, कि बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा है वो शुरू कैसे हुआ। तो अगर मैं अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, इंडियन हिस्ट्री में पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब कि जो गुड्स हम परचेज करते थे, सेल परचेज जो होता था वो एक्सचेंज में होता था। मनी का यूज था ही नहीं उस टाइम पे, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की वहां कोई इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम की जो पब्लिक थी वो सेल्फ डिपेंडेंट थी। उसको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, सब अपना अनाज उगाते थे, अनाज अपना ही खाते थे, कोई और फर्दर उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं। अगर किसी को कुछ और सामान चाहिए होता था तो चावल देकर अनाज ले लेते थे, या अनाज देकर चावल ले लिया, या किसी से मटके ले लिए। इसी टाइप की हमारे बार्टर सिस्टम में सिस्टम चलता था। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन जब आनी स्टार्ट हुई, जब पब्लिक इंडिपेंडेंट होने लगी, अपने एक वर्क में इंडल्ज होने लगी, वहां से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ। हर एक एक्ट के लिए, जो भी आप एक एक्ट करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट उससे होता है। कॉन्ट्रैक्ट से आप बाइंडिंग होते हैं। आप बाहर निकलते हैं सोसाइटी में, रोड के रूल से बाइंड हैं। आप किसी शॉप पर सामान लेने जाते हैं, वहां शॉप से सामान लेने के लिए आप बाइंड है, पैसा देने के लिए आप बाइंड हैं, और सामान लाते टाइम उसको यूज करने के लिए आपके पास अपने राइट्स हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी डेट है, वहां से भी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर टाइप से, हर पॉइंट पे, आपके लाइफ स्टाइल के हर स्टेप में आपका कॉन्ट्रैक्ट है। हर एक चीज में आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं उसके लिए भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी आप गार्बेज फेंकते हैं बाहर, उसके लिए भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि म्युनिसिपैलिटी के थ्रू हमारा चलता है।
तो यहाँ से हमारा निकलता है जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज होती गई वैसे वैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ती गई है। तो इंडियन लॉ के हिसाब से 1872 से पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल भी एप्लीकेबल था ही नहीं। तो फिर उस टाइम पे अगर कोई हल्का फुल्का भी मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था, तो वो डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होते थे उनके? वो डिस्प्यूट सॉल्व होते थे पर्सनल लॉ से। जैसे कि अगर हम अपने हिंदू लॉ में बात करें तो हिंदू लॉ में बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा हिंदुओं में था ही नहीं। हमारे जो वेदास हैं, श्रुतिज हैं, स्मृतिज हैं, धर्मशास्त्रास हैं, उस टाइम पे हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं थे। बेसिकली अगर हम श्रुति की बात करें, श्रुति में जो था वहां पे हमारा थोड़ा बहुत कॉमनली जो यूज होने वाले सिस्टम थे वो डेप्ट के थे, प्लेज के थे, मोर्टगेज के थे, गिफ्ट के थे। ये 4 सिस्टम हमारे श्रुति के टाइम पे यूज होते थे। और उस टाइम पे अगर कोई डिस्प्यूट आता था तो वो पर्सनल लॉ से डील किया जाता था, पर्सनल लॉ से ही उसको सॉल्व करते थे, जिसको हम बोलते थे व्यवहार मयूखा, VYAVAHAR व्यवहार मयूखा के नाम से उसे उस टाइम डील किया जाता था। फिर अगर मैं मनुस्मृति की बात करूं, मनुस्मृति में उस टाइम बात बताई गई थी कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो ही जो कॉन्ट्रैक्ट है कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन मनुस्मृति में किनको बताया गया? वो बताए गए थे किंग्स को, वैदिक टीचर्स को और कर्ता को। कर्ता कौन? हेड ऑफ द फैमिली, जो कि अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ा है तो उसके अंदर क्लियरली डिफाइंड है हमारा, या अदर लॉ में भी हमें जनरली भी पता होना चाहिए कर्ता कौन होता है। कर्ता मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली हु कंट्रोल्स all the activity of the family, who take all the decisions of the family, that the person is called as the कर्ता। तो मनुस्मृति में भी हमारी ये बात होती है। और फिर मैं अगर मुस्लिम लॉ की बात करूं तो उनमें भी एग्रीमेंट होते थे, जैसे कि उनका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैरिज का। मैरिज जो है मुस्लिम लॉ में वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, रादर देन द हिंदू लॉ उसमें एक सेक्रामेंट बोलते हैं उसको। मुस्लिम लॉ में वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए हमारा जो मुस्लिम लॉ के अंदर है वो लड़का लड़की वालों को पैसे देता है। तो ये हमारा बेसिकली मुस्लिम लॉ के भी बारे में था। फिर उसके बाद हमारी बात आती है कि जो मेन फीचर है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्या वो प्रोसीजरल है या फिर वो सब्सटेंसिव लॉ है? इन दो टर्म्स का मीनिंग क्या है, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंसिव लॉ का? प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो कि हमें प्रोसीजर बताता है, जैसे कि CPC, CRPC की अगर मैं बात करूं, FIR, इन्वेस्टिगेशन, फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट, जो भी ये प्रोसेस है ये हमारा आ गया प्रोसीजरल लॉ। और सब्सटेंटिव लॉ किसको बोलते हैं? IPC, जो कि सब्सटेंटिव है, हमें डिफाइन करता है कि अगर रॉन्ग हुआ तो उसके बाद क्या होगा, पनिशमेंट। किसमें गिवन है? हमारी सारी IPC के अंदर। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये प्रोसीजरल है या सब्सटेंसिव है? उसके लिए हमें एंसन बोलते हैं इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ बट इट इज अ पेक्यूलियर ब्रांच ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। ये सब्सटेंटिव लॉ तो है लेकिन ये उसका पेक्यूलियर ब्रांच है, एक कंप्लीटली सब्सटेंटिव लॉ नहीं है ये। तो ये हमारा इस पॉइंट को क्लियर करता है, एंसन ने हमारा बोला था इस बात को लेकर। फिर उसके बाद हमारे पास एक बात आती है कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव से क्या मतलब है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हमारा ये एक्ट है या लॉ है, ये पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए उन पर भी बाइंड करेगा, या फिर ये प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि जो फ्यूचर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट है उनको डील करेगा। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बेसिकली प्रोस्पेक्टिव है कि हमारे जो आगे होने वाले फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको डील करता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फिर जब ये हमारा, इसके बाद हमारा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा अब, वो लास्ट टॉपिक है कि जब हमारे पर्सनल लॉ से डील होने लगे थे सारे कॉन्ट्रैक्ट, फिर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें मॉडर्नाइजेशन में रिक्वायरमेंट होने लगी, तो फिर उसके बाद जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 AD में, तब हमारा जो इंडियन कॉमन लॉ है कॉन्ट्रैक्ट का वो इस्टेब्लिश हुआ था। वहां पर हमारा जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को डील करना स्टार्ट किया गया था। इंडियन जो हमारा ये आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी,
तब से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वहाँ से रिक्वायरमेंट रेज हुई थी इसकी। फिर उसके बाद हमारा डे बाय डे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेज करता चला गया। उसके बाद हमारा जो फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हुआ। बेसिकली उसके अंदर सारे के सारे लॉ गिवन हैं कि कैसे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन पार्टीज होनी ज़रूरी हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, जो कि सेक्शन हमारा 11 डील करता है, जो कि बताता है कि हमें कौन नहीं डील कर सकता। हम आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको भी। तो ये सारी बातें जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब हमारा डील करता है हमारा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। आई होप कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने दिया है आपको, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये फर्स्ट टाइम आपने लेक्चर सुनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपकी अगर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।